सोचिए, जुलाई 1946 का वो दौर और मोहम्मद अली जिन्ना का ये बयान, हम या तो एक बटा हुआ भारत लेंगे या एक तबाह भारत। इसमें कोई लाग लपेट नहीं थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माहौल में तनाव किस हद तक था। एक पूरे देश का भविष्य कुछ नेताओं के फैसलों और उनके कहे शब्दों के एक नाजुक से धागे पर लटका हुआ था। तो आज हम इतिहास के उसी अहम मोड़ पर वापस चलेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक अखंड भारत को बचाने की जो आखिरी सबसे बड़ी कोशिश थी वो नाकाम हो गई, और उस नाकामी की कीमत कलकत्ता की गलियों में इंसानी जानों से कैसे चुकाई गई। ये कहानी थोड़ी पेचीदा है, तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। हम शुरू करेंगे ब्रिटेन के उस आखिरी प्लान से, फिर देखेंगे कि वो समझौता कैसे बना और कैसे सिर्फ कुछ शब्दों ने उसे तोड़ दिया, और फिर बात करेंगे उस भयंकर तबाही की जिसने आखिरकार भारत के बंटवारे पर मोहर लगा दी। तो बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद की। ब्रिटेन जंग जीत तो चुका था, पर उसकी हालत बहुत खराब थी। आर्थिक तौर पर कंगाल और दुनिया भर में फैली अपनी फौज को संभालते संभालते वो पूरी तरह थक चुका था। उन्हें भारत छोड़ना था, ये तो तय था। सवाल ये था कि कैसे। देखिए, अंग्रेजों के लिए एक अखंड भारत रखना बहुत जरूरी था, खासकर उनकी फौज के नजरिए से। उन्हें डर था कि अगर देश बटा तो भारतीय सेना भी बट जाएगी, जो उनकी ग्लोबल डिफेंस स्ट्रैटेजी की रीढ़ की हड्डी थी, और इससे पूरे इलाके में एक खतरनाक पावर वैक्यूम बन जाता। अब इस नामुमकिन सी पहेली को सुलझाने के लिए लंदन ने अपने 3 सबसे बड़े दिग्गजों को भेजा। ये था कैबिनेट मिशन। इसमें कौन कौन थे? एक थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो एक माहिर डिप्लोमैट थे। दूसरे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जो कानूनी दांव पेंच के मास्टर थे। और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर, जो फौज के हितों को देख रहे थे। इन तीनों का एक ही मिशन था, एक ऐसा फॉर्मूला निकालो जिससे भारत आजाद भी हो जाए और एक भी रहे। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो एकदम अलग अलग मांगे थीं, उनके बीच इन लोगों ने 16 मई 1946 को एक बहुत ही अनोखा और पेचीदा प्लान पेश किया। इस प्लान का आप कह सकते हैं कि दिल था एकता और आज़ादी के बीच एक बैलेंस बनाना। एक ऐसा भारत जहां एक केंद्र सरकार तो हो, लेकिन असली ताकत राज्यों यानी प्रांतों के हाथ में हो। और हाँ, एक और दिलचस्प बात, मिशन ने सीधे सीधे पाकिस्तान बनाने की मांग को क्यों ठुकरा दिया? उनका तर्क बड़ा सीधा था। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान बना भी दिया तो उससे अल्पसंख्यकों की समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि जो नया पाकिस्तान बनेगा उसमें ही एक बहुत बड़ी नॉन मुस्लिम आबादी फंस जाएगी, और ऊपर से देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवे, कम्युनिकेशन सब बर्बाद हो जाएगा। तो फिर हल क्या था? हल था ये 3 लेवल का ढांचा। इसे समझिए। सबसे ऊपर एक बहुत कमजोर सेंटर जिसके पास सिर्फ 3 चीजें थी, डिफेंस, विदेशी मामले और कम्युनिकेशन, बस। बीच में प्रांतों के ग्रुप्स जो अपने कॉमन मामलों पर खुद कानून बना सकते थे। और सबसे नीचे और सबसे ताकतवर थे प्रांत, बाकी सारी की सारी ताकत इनके पास थी। इसे रेसिड्यूरी पावर्स कहते हैं, मतलब जो पावर सेंटर को नहीं दी गई वो ऑटोमेटिकली प्रांतों की हो गई। तो प्रांतों को 3 ग्रुप्स या सेक्शंस में बांट दिया गया। सेक्शन ए में हिंदू मेजॉरिटी वाले प्रांत, और सेक्शन बी और सी में मुस्लिम मेजॉरिटी वाले प्रांत। और बस यहीं से इस पूरे प्लान के टूटने की कहानी शुरू होती है। अब देखिए, कमाल की बात तो ये है कि शुरू में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्लान को हाँ कह दिया, लेकिन ये हाँ सिर्फ एक धोखा था, क्योंकि दोनों के लिए इस हाँ का मतलब बिल्कुल अलग था। सारा का सारा झगड़ा इस ग्रुपिंग शब्द को लेकर था। मुस्लिम लीग के लिए प्रांतों का अपने सेक्शन में शामिल होना कंपलसरी था, जरूरी था। जिन्ना इसे पाकिस्तान का सार कहते थे, मतलब ये भविष्य में अलग देश बनाने की तरफ पहला कदम था। भारत के अंदर ही एक छोटा पाकिस्तान। दूसरी तरफ कांग्रेस का मानना था कि ये पूरी तरह से वॉलंटरी है, मर्जी पर है, कोई भी प्रांत चाहे तो ग्रुप में शामिल ना हो। अब ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, ये भारत के भविष्य को लेकर 2 बिल्कुल अलग नजरियों की सीधी टक्कर थी। और फिर वो दिन आया जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। 10 जुलाई 1946 एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसी बात कह दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान सभा में जाने के बाद किसी भी समझौते से बंधी नहीं होगी, और ये जो ग्रुपिंग वाली स्कीम है ये तो शायद चलेगी ही नहीं। बस जिन्ना को जो चाहिए था वो मिल गया। उन्होंने कहा, देखा, कांग्रेस ने अपना असली रंग दिखा दिया, ये समझौते का सरासर अपमान है।
इसके बाद तो चीजें बहुत तेजी से बिगड़ी। देखिए कैसे। 29 जुलाई को मुस्लिम लीग ने प्लान से अपना हाथ खींच लिया, और सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान हासिल करने के लिए डायरेक्ट एक्शन यानी सीधी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। और तारीख तय हुई 16 अगस्त। अब तक जो लड़ाई दिल्ली और शिमला के बंद कमरों में चल रही थी, वो अब खून खराबे की शक्ल में कलकत्ता की सड़कों पर उतरने वाली थी। उस वक्त का कलकत्ता एक तरह से बारूद के ढेर पर बैठा था। शहर में हिंदू आबादी बहुत ज्यादा थी, करीब 73%। लेकिन बंगाल की जो सरकार थी वो मुस्लिम लीग की थी, और मुख्यमंत्री थे एच.एस. सुहरावर्दी। माहौल में जो चिंगारी थी उसे आग में बदलने का काम किया सुहरावर्दी सरकार के एक फैसले ने। उन्होंने 16 अगस्त यानी डायरेक्ट एक्शन डे के दिन पब्लिक हॉलिडे यानी सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया। उनका मकसद शायद रैली में भीड़ जुटाना था, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि शहर में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और तनाव अपनी हदें पार कर गया। 16 अगस्त की सुबह जो हिंसा शुरू हुई उसने इंसानियत को हिलाकर रख दिया। अगले 72 घंटों में, सिर्फ 72 घंटों में कलकत्ता की सड़कों पर 4000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गईं। और मौत के अलावा 1 लाख से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए। उन्हें अपना घर, अपनी गली, अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। ये एक ऐसी तबाही थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। कलकत्ता की इस मार काट ने, आप कह सकते हैं कि एक अखंड भारत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। जो थोड़ा बहुत भरोसा, जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी, वो सब नफरत की उस आग में जलकर राख हो गई। और ये आग सिर्फ कलकत्ता तक नहीं रुकी, ये पूरे देश में फैल गई। पहले नोआखली, फिर बिहार, फिर पंजाब, हर जगह बदले की आग में दंगे भड़क उठे। अब ये बात नेताओं को भी साफ हो गई थी कि साथ रहना मुमकिन नहीं है। जिन लोगों को अब तक अखंड भारत पर यकीन था, वो भी मानने लगे कि बंटवारा ही अब आखिरी रास्ता है। नेहरू, जो कुछ हफ्ते पहले तक एक मजबूत अखंड भारत की बात कर रहे थे, वो इन घटनाओं से बुरी तरह दहल गए। उनके ये शब्द देखिए, ये उस वक्त की हकीकत बयान करते हैं कि ये सिर्फ दंगा नहीं था, ये इंसानियत का कत्ल था। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या कैबिनेट मिशन की नाकामी और कलकत्ता की हिंसा ही बंटवारे की वजह थी, या ये सब तो बस होना ही था और ये घटनाएं सिर्फ उस सच्चाई का एक भयानक सबूत थीं जिसे कोई टाल नहीं सकता था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास की किताबों में आज भी ढूंढा जाता है।